हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज आप लोगों का आईबी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे क्या विज्ञान के बारे में जानेंगे, साइंस 9th क्लास का साइंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग चलते हैं 9th क्लास का जो है पहला चैप्टर को रीडिंग करेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला चैप्टर में हम लोगों का क्या है। तो हम लोगों का जो है 9th क्लास का विज्ञान में जो है सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का है हमारे आसपास के पदार्थ। और अगला टॉपिक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है हम लोग सबसे पहला टॉपिक को पढ़ेंगे जो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इसको जानते हैं। चलिए हम लोग रीडिंग देते हैं और समझते हैं। हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। तो दोस्तों हमारे आसपास के जितने भी चीज़ हैं ये वैज्ञानिक जो है इस सभी चीज़ों को जो है पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। यानी बहुत सारे ऐसे सामान है जो स्थान को घेरता है, जिसका वजन होता है, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। अलग अलग तरह का स्थान होता है, आयतन होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। यानी उसके अगल बगल में क्या क्या चीज़ है हर कोई समझने का कोशिश करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कोशिश किया था और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किया गया है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये सब जो है हम लोगों का पंच तत्व में आता है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। यानी हमारे पृथ्वी में जितने भी चीज़ हैं ये पंच तत्व से ही बना हुआ है, चाहे वो निर्जीव हो या फिर सजीव हो, या उसमें जान हो या ना जान हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय ये यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। यानी आज से 500,000 साल पहले जो है यूनानी जो दार्शनिक यानी वैज्ञानिक जो आए थे, तो तभी उन लोग भी जो है पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आधुनिक यानी अभी वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। यानी भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में जानेंगे। यानी रासायनिक पदार्थ के बारे में अगला अध्याय में जानेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ गुणों से मिलकर बना होता है। यानी हमारे आसपास के जितने भी चीज़ हैं सब एक दूसरे से जुड़कर बने हुए हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि सतत है या कणों से बने हैं। एक क्रियाकलाप यानी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। एक 100 मिलीलीटर का पीकर लें। इस पीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें।
दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गया? यह जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। यानी हम लोग ये जानेंगे, हम लोगों का कन्फर्म हो गया है कि पदार्थ जितने भी होता है वो कण से बना होता है, क्योंकि हम लोग अभी जो यहाँ पे प्रैक्टिकल किए थे 100 मिलीमीटर पानी में जो है नमक को घोले तो वो भी पानी में मिल गया, उसके बाद शर्करा को भी किए तो वो भी गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि वो उसका कण जो है टूट करके जो है वो पानी में समा गया। फिर वही पानी सूखेगा तो फिर जो है वो वापस मिल जाएगा हम लोगों को। तो चलते हैं, अगला जानते हैं। तो आते हैं हम लोग पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, यानी पदार्थ जो होता है ये कितने छोटे होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 100 मिलीलीटर निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? अनुमान लगाएं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 मिलीलीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर मॉडल डेटॉल से भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी हम लोगों का जितना भी पदार्थ है उसको कितनों से कितनों जो है अणु में तोड़ेंगे तो वो जो है अणु बन के रह ही जाता है। बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम लोग अपने जो है आँख से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यानी हम लोग किसी शर्करा या नमक को हम लोग पानी में घोलेंगे तो वो जो है बहुत छोटे छोटे कण में अलग हो जाता है, लेकिन वो अपना कण रहता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसको जो है निरंतर गतिशील किस तरह से होता है, तो क्रियाकलाप के थ्रू हम लोग जानते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने परीक्षण को नोट करें। क्रियाकलाप 1.4 में देखते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 पीकर लें। पहले पीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने परीक्षण को नोट करें। यानी हम लोग जो है प्रैक्टिकल नंबर 1.3 में जाने कि अगरबत्ती का जो है ये महक जो होता है निरंतर गतिशील होते रहता है।
यानी यहाँ पे हम लोग देखिए किसी एक कमरे में जो है अगरबत्ती को जलाते हैं तो ये जो है एक कोना से दूसरा कोना तक जो है इसका ये जो है खुशबू हम लोग को मिलता है, मतलब महसूस होता है। स्याही की बूंद डालने के बाद स्याही की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या एक घंटे लगते हैं? तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। यानी किसी भी पानी में अगर हम नमक को देंगे, उसमें अगर तापमान को अधिक करेंगे तो कण का जो है गति जो है तेज हो जाएगा, पिघलने वाला। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यानी चलने की क्रिया, पिघलने की क्रिया जो है बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मी नर्तकों की तरह एक बूंद को पीछे से कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान होता और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ का अवस्था के बारे में जानेंगे। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। यानी हमारे ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी चीज़ है यानी पदार्थ है तो हम उनको जानते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं, हमारे ज़रूरत के जितने भी चीज़ हैं, उसको वैज्ञानिकों ने 3 भागों में जो है विभाजित किया है, ठोस, द्रव, गैस में। यानी ठोस जिस तरह से हम लोग का जो है मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, ये ठोस हो गया। द्रव्य जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ब्लड हो गया यानी खून, ये सब सारा जो है द्रव्य में आ गया। उसके बाद गैस, यानी हम लोग गैस जो एलपीजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो है गैस के रूप में आ गया। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ठोस अवस्था किसको बोलता है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी निगन्य संपीड्यता होती है। यानी ठोस के अंदर जितने भी पदार्थ आते हैं
यानी मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, तो इसका आयतन जो है निश्चित होता है और संपीड्यता भी निश्चित होती है। बरहा बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। यानी लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, यानी ठोस पदार्थ जितने भी है उसमें हम कितना भी ताकत लगाएंगे लेकिन उसका आकार में जो है परिवर्तन नहीं आएगा। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। यानी हम कितनों भी ठोस पदार्थ को जो है कितने भी बल लगाएंगे वो अपना आकृति में जो है परिवर्तन नहीं होगा। वो टूट सकता है लेकिन वो अपना आकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक इनकी बर्तनों के आकार ले सकते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है क्योंकि ये सभी ठोस ही है। बरहा बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। यानी रबर हो गया और किसी भी तरह का जो है कोई ठोस पदार्थ हो गया या रबर हो गया, उसको हम खींच सकते हैं, खींचेंगे वो खींचा जाएगा, लेकिन जब उसमें बल लगाना छोड़ देंगे तो उसका पुराना आकृति में पुराना आकार में आ जाएगा। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने साथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, उनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, उनमें वायु का समावेश होता है। जब हम उसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलते हैं जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे ठोस के बारे में हम लोग जान गए, उसके बाद जानेंगे द्रव अवस्था किसको कहता है। द्रव जो है वो होता है जैसे हम लोगों का तेल हो गया, पानी हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, खून हो गया, ये सब जो है हम लोग का द्रव में आता है। तो इसकी अवस्था के बारे में जानेंगे। परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी हम जो है पानी के बारे में जानेंगे, इसका आकार नहीं बदलता लेकिन आयतन जो इसका निश्चित होता है। इसका आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे गैस अवस्था के बारे में। आपने कभी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है कि जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में लोगों उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, ये संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहन में ईंधन के रूप में संपीड्यता प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें
कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों के में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। यानी गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब हम लोग जानेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम यह जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसका न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। न्यूनतम दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 के केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहा जाता है। यानी किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहा जाता है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। पीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उसमें ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह पीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे लुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई सी है। वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं।
क्वथनांक समष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 + 100 बराबर 373 केल्विन। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। 273 केल्विन बराबर 100 डिग्री तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है गौर करने वाली बात है, ये जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यानी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को, यानी द्रव्य अवस्था से बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ये आपका 2 नंबर का जो है क्वेश्चन है। दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव्य में बदल सकती है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव्य में बदल सकती है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव्य में बदल सकती है। गैस द्रव्य में बदल सकती है। तापमान बढ़ने या तापमान घटने पर गैस द्रव्य में बदल सकता है, यानी वो पानी बन सकता है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव्य और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। तो दोस्तों हम लोग वाष्पीकरण के बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। पदार्थ की वह अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह सीधे धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ?
हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न यात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सूखने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे कि वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु की विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने पर जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण गतिशीलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण गतिशीलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन में बाद में लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की लुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हम ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास के ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारे शरीर शीतल हो जाती है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों
के रूप में नज़र आता है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक जो है हो गया। तो दोस्तों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा नहीं। ये जो है दोस्तों आज का ये टॉपिक पूरा हो गया, और कल जो है इसके क्वेश्चन को करेंगे और अगला टॉपिक को देखेंगे। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।